एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो आप चेंज कर सकते हो ना थ्रू DMIT। हम जिन बच्चों को ड्राइंग पसंद है उनको ड्राइंग का पोर्शन दे, जिन बच्चों को डांस अच्छा लगता है उनको डांस का पोर्शन दे, जिन बच्चों को टेक्निकल अच्छा है, टेक्निकल में अच्छा है, तो बचपन से हम क्यों वही फील्ड उनको ना दें। अगर वही फील्ड हम देते हैं तो भले वो स्टूडेंट इसमें स्टडी में अच्छा नहीं हो, मगर बाकी सब फील्ड में है तो कहीं ना कहीं तो उसका पेशेंस है कि मैं अर्निंग कर सकूं। कभी ऐसा कोई केस आया आपके पास जिसमें अगर कोई स्टूडेंट है, वो कॉमर्स में है और आपने जब पूरा रिजल्ट निकाला तो रिजल्ट ये आया कि उन्हें साइंस में जाना चाहिए, ठीक है? या तो ऐसा कभी रिजल्ट, मैंने शार्क टैंक का भी एक एपिसोड देखा था जिसमें ना जो 12-13 साल के थे वो आए थे और अमन जो है उन्होंने क्या कहा था कि मैं चाहता हूँ, मैं आपको फंडिंग इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप जाइए और घर पे पढ़ाई कीजिए, कुछ स्कूल को पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मैं चाहता हूँ तू पढ़ाई करे, जाइए। हाँ राइट। उनको मोटिवेट करने के अलावा उन्होंने ये बोला कि अब मैं चाहता हूँ इसलिए मैं फंडिंग नहीं कर रहा हूँ कि आप घर जाइए और पढ़ाई कीजिए, यानी कीजिए। स्टडी पे। ओके, वैशाली मैम नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सही है मैम। एक नया टॉपिक मिला है, जब DMIT इसके बारे में मैंने नाम सुना, मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा टॉपिक है, अजीब सा। ओके, फिर बाद में समझ में आया कि लिटरली बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। राइट, सही बात है। और अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन हूँ। पॉडकास्ट में हम बीच में बात करते रहेंगे कि क्या है, किसने इसे खोजा है और कैसा प्रोसेस है। राइट। तो आप स्टार्ट कीजिए, DMIT क्या है और कैसे काम करता है? DMIT is a dermatoglyphic multiple intelligent test. डर्मा मीन्स स्किन एंड ग्लाइफिक मीन्स पैटर्न। हमारी जो ये फिंगर है उनकी जो पैटर्न है वो पैटर्न को स्टडी करते हैं। तो पहले तो वो पैटर्न को हम लोग प्रिंट लेते हैं, वो स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद ये प्रिंट को हम स्टडी करते हैं, कौन सी पैटर्न है, कितने डेल्टाज है, कितने काउंटिंग है। ये सब स्टडी करने के बाद पूरा रिपोर्ट्स जनरेट होता है। ये रिपोर्ट्स जनरेट हो के आने के बाद हम काउंसलिंग करते हैं, जिसका भी हमने प्रिंट लिया है उनका। ये काउंसलिंग 2 to 3 आवर्स का काउंसलिंग रहता है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं कि सिर्फ करियर के अलावा बहुत सारी चीज़ है जो हम काउंसलिंग में बताते हैं। ओके, वैसे ही मैम, आप मुझे अपनी जर्नी बता सकते हैं कि आपने कैसे DMIT में आए और ये जर्नी कैसे शुरू हुई और पहले आप क्या करते थे? मैं 8 साल से हूँ, 9 साल हो गए तकरीबन। मैं पहले होम मेकर ही थी और जब मुझे मेरे एक रिलेटिव से पता चला ये DMIT के बारे में, तब मैंने मेरी दो डॉटर्स हैं, उनका, मेरे इन लॉ और मेरे हस्बैंड, मेरा खुद का, हम पूरे फैमिली का मैंने ये टेस्ट करवाया। तो जब मैंने टेस्ट करवाया तब मुझे बहुत कुछ ऐसा जानना मिला जो मुझे पता ही नहीं था। मेरी 2 डॉटर्स को कैसे अपब्रिंगिंग करना, वो एक अच्छा वे मुझे दिखाया, जो भाविनी मैम करके है, मुझे उसने काउंसलिंग किया था मेरा। तो उसने मुझे बताया था कि जो मेरी जो डॉटर्स है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसकी टैलेंट क्या है, उसको कौन से क्लास में डालूँ जिसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। दोनों का अलग अलग उसका नेचर था, तो दोनों को बैलेंस करके मुझे चलना था। मेरे इन लॉज़ के बारे में मुझे पता चला, मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे पता चला, उनके नेचर के बारे में पता चला, कैसे एडजस्ट करना वो समझ आया मुझे। और ऑब्वियसली मेरी टैलेंट के बारे में मुझे बताया कि मेरी इनर टैलेंट क्या है। तो ये सब जो मुझे पता चला तब मुझे बहुत हेल्प मिला। दैट्स वाई आई चॉज दिस फिल्म। DMIT होता क्या है और ये कैसे पेरेंट्स को हेल्प कर सकता है अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो बच्चे हैं और स्टूडेंट्स को लाइफ में क्या करना है? DMIT जो है ना वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। जो ये हम लोग को ना इनर टैलेंट, एक्चुअली ना सब लोगों की इनबॉर्न टैलेंट होती है और हिडन टैलेंट होती है। जो बहुत कम लोगों को ये पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पहले तो बच्चे लोग को हम पहचानेंगे तो जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स को अपब्रिंगिंग कैसे करना है वो पता ही नहीं होता है, क्योंकि उनके बच्चे की क्या पर्सनालिटी है, वो कौन सी क्लास में अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में
कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, स्टडी में कैसा है, ये सब हम बचपन से पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता है ऑब्वियसली। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। थ्रू हम DMIT टेस्ट से ये सब हम बताते हैं कि बच्चे में कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेसेस है। अगर हम उनकी वीकनेसेस पे काम करें तो उनको जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है वो नहीं होए। और जो आगे जाके करियर सिलेक्शन होता है तो ऐसा होता है ना कि बच्चा अगर स्टडी में बहुत अच्छा है, यानी 98% लाता है, तो सब लोगों को लगता है कि साइंस ही लेना चाहिए। तो सब 98-99% वाले उसका साइंस भी अच्छा होगा, नो डाउट, उसको स्टडी में अच्छा है यानी उसके वो ऑलराउंडर होगा सब स्टडी में। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर 98-99% आए तो उसको साइंस ही लेना चाहिए। वो कहीं आर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है, वो ड्राइंग में भी अच्छा हो सकता है, मगर जब भी साइंस लेते हैं ना तब फिर उनको फील होता है बाद में कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम होता है, जो कन्फ्यूजन होता है, जो करियर का हम लोग चूज़ कुछ और करते हैं मगर हमें कुछ और करना होता है, तो ये बहुत हेल्प होता है इसके लिए। ये DMIT जो है टेस्ट वो बहुत हेल्प होता है। वैसे नहीं मैम, आप प्रोसेस बता सकते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं आपके फ्यूचर बता सकती हूँ, तो एक एस्ट्रोलॉजी जैसे हो गया, तो ये साइंटिफिक कैसे हो गया फिर? आप मुझे प्रोसेस बता सकते हैं? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। हाँ, जो हम मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते भी है कि ये फ्यूचर दिखाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बताता है, तो ये इट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी। ये जो है ना ये सिर्फ फिंगरप्रिंट बेस्ड पे है। हमारे अंदर इनर टैलेंट क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारी पर्सनालिटी क्या है, ये सब के बारे में हम इसे बताते हैं DMIT। बाद में लास्ट में हम कौन सा करियर चूज़ करें, जो फील्ड में अच्छे हैं ना वही करियर अगर हम चूज़ करते हैं ना तो हमें कोई भी काम स्ट्रेस नहीं लगता है। हम जो भी काम करते हैं ना वो हैप्पीली काम करते हैं। ओके, अगर मैं ऐसे नॉर्मली आपको पूछूं, अगर आपने अपने डॉटर का DMIT पूरा किया है, Yes. तो आपको पता कैसे चला कि वो इस फील्ड में जाना चाहिए? क्या क्या उसमें सिग्नेचर्स आए? मैंने डॉक्टर का करवाया तब उसकी पर्सनालिटी जो थी वो हिसाब से मुझे उसको टारगेट देना था। अगर मैं उसको बचपन से कुछ टारगेट नहीं देती हूँ तो वो कुछ काम नहीं कर कैसे सकती थी। टारगेट यानी उसको कुछ भी आगे बढ़ना है तो मुझे उसको टारगेट देना पड़ता था। छोटा छोटा टास्क बोलते हैं ना, वो छोटे बच्चों को हम छोटा छोटा टास्क देते थे कि तू इतना कर ले फिर मेरे पास आना, अभी तेरे को इतना करना चाहिए। तो जो हम टारगेट देते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है ना कि सब बच्चे अलग अलग होते हैं। किसी को ऐसे चैलेंज देते हैं कि तू करके दिखा फिर मेरे पास आ, किसी को बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ ऐसे ही बैठा रहे, कुछ नहीं कर सकता, तो उसको ईगो पर हट होगा तो वो काम करना स्टार्ट होगा। किसी को ऐसा बोलना पड़ता है, चैलेंज देना पड़ता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू कर, मैं तेरे पास बैठी हूँ, तू कर सकता है। तो सब बच्चे लोग को अलग अलग चैलेंजेस इस तरह के दिए जाते हैं। तो उसको टारगेट मिला, मेरी बच्ची को मैंने टारगेट दिया था, दोनों डॉटर्स को। वो जो पर्सनालिटी है वो हिसाब से मुझे उसको समझना चाहिए था, जिसका जो तरीके का उसका गुस्सा था, तो गुस्से को मैं कैसे कंट्रोल करूं, कैसे समझाऊं, वो मुझे बहुत अच्छे से हेल्प मिला था उसको। आगे जाके मुझे बड़ी बेटी थी, वो ड्राइंग में बहुत अच्छी थी, तो मुझे पता नहीं था कि उसको इतना ड्राइंग अच्छा था। तो आज वो आर्टिस्ट है, आज वो बड़ी होकर वो आर्टिस्ट बन गई, बहुत अच्छे से वो पेंटिंग कर रही थी। बट मेरी जो छोटी बेटी है उसे ड्राइंग ज़रा भी पसंद नहीं था। मैं दोनों को एक साथ में पहले ड्राइंग में बेचती थी कि अभी दोनों 2 साल का डिफरेंट है तो दोनों एक साथ में क्लासेस में जाए। बट ऐसा नहीं था, मेरी जो छोटी डॉटर है वो डांस में अच्छी थी, तो मैंने उसको डांस करवाया, तो आज एक कोरियोग्राफर के लेवल पे वो पहुंच गई है। सब डांस मुझे हम लोग को वो सिखाती है कि ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। और बड़ी बेटी है वो आर्टिस्ट बन गई। ऐसा दोनों में डिफरेंट था, तो दोनों को कैसे मुझे अपब्रिंगिंग करना वो बहुत ही अच्छे से हेल्प मिला मुझे। ओके, 2 क्वेश्चन हैं मुझे एक साथ पूछना है आपको। DMIT कौन से एज से स्टार्ट कर सकते हैं अगर किसी को करना है? और सेकेंड चीज़ ये है कि DMIT समय के साथ चेंज होता है एज के साथ?
DMIT टोडलर से लेके LL तक सब एज के लोग कर सकते हैं, सब पीपल कर सकते हैं, उसमें कोई एज नहीं है। हाँ, 4-5 इयर्स के बाद हम जो आपके उनका फिंगर्स सही से पूरा सही पूरा से या उसका सही से ही होता है, बट बच्चे का थोड़ा फिंगर थोड़ा बड़ा हो जाए तो 4-5 इयर्स से हम लेते हैं, तो टिल एडल्ट तक हम करते हैं, उनका DMIT टेस्ट होता है। चेंज फिंगरप्रिंट हमारी आप देखेंगे कि पासपोर्ट और आधार कार्ड में कभी भी हमने फिंगरप्रिंट कभी भी अपडेट करवाया नहीं करवाया। कभी हम हमारी ग्रो होता है तो हम अपने फ़ोटोज़ अपडेट करवाते, मगर फिंगरप्रिंट कभी भी नहीं अपडेट करवाया। तो ये समय के साथ चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो फिंगर पैटर्न है वो अनचेंज है, कभी भी चेंज नहीं होती है। सो वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि DMIT का रिपोर्ट चेंज नहीं होता है। ओके, एक क्वेश्चन है, DMIT रिपोर्ट में 10 मल्टीपल इंटेलिजेंस हाँ, होता क्या है, आप सुना सकते हैं? यस, 10 मल्टीपल इंटेलिजेंस से जो साइंटिस्ट लोगों ने कन्वर्ट करके 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट किया है। फर्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जब हम थंब लेते हैं तो थंब का फर्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये इसमें ये आता है कि हम अपने आप में कैसे हैं, हम अपने साथ कैसे हैं, हमारा इमोशंस कैसा है, कितना है हमारा इमोशंस, हम प्लानिंग के साथ काम करते हैं कि नहीं करते हैं। फर्स्ट ये है। सेकंड है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मीन्स हम पब्लिक में कैसे हैं, पब्लिक के साथ हम कैसे हैं, पब्लिक में इमोशंस हमारा कैसा है। ओके, फिर लॉजिकल इंटेलिजेंस, हमारा एकेडमिक लेवल कितना है, हम एकेडमिक में स्टडी में कैसे हैं, हम प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देखते हैं। फिर है इमेजिनेशन इंटेलिजेंस, यानी हमारा 3D आइडियाज़, फॉर्मेशंस, विजुअल्स, स्पिरिचुअल कैसा है, हमारा विज़न कैसा है। और उसके साथ में आता है कलर कॉम्बिनेशन सेंस, हमारा कलर कॉम्बिनेशन सेंस कैसा है, हम विजुअल है कि ऑडिटरी है ये। फिर आता है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में फिंगर मूवमेंट, यानी हमारी फिंगर मूवमेंट कितनी है, कैसी है, हम पेपर प्रेजेंटेशंस कैसे कर सकते हैं। फिर आता है ग्रॉस मोटर, जो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में 2 पार्ट है, फिंगर मूवमेंट और ग्रॉस मोटर। तो ग्रॉस मोटर में हमारी बॉडी मूवमेंट कैसा है, हमारा बॉडी मूवमेंट कितना है, हम कितना देर तक काम कर सकते हो। फिर आता है लैंग्वेज इंटेलिजेंस, यानी हमारी लैंग्वेज कैसी है, पब्लिक में हम कैसी बातें हम कर सकते हैं, हमारा वोकेबलरी कैसा है, राइटिंग स्किल कैसा है। फिर म्यूज़िक इंटेलिजेंस, यानी म्यूज़िक में हम कैसे हैं, हमारा स्ट्रेस बस्टर क्या है। फिर है नेचर इंटेलिजेंस, यानी हमारा ऑब्जर्वेशन कैसा है, हमारा स्टडी टाइम, अच्छा टाइम कौन सा है जिसमें हम अच्छे से काम कर सकें। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस में ये सब फिंगरप्रिंट से पता चलता है। कभी ऐसा कोई केस आया आपके पास जिसमें अगर कोई स्टूडेंट है, वो कॉमर्स में है, और आपने जब पूरा रिजल्ट निकाला तो रिजल्ट ये आया कि उन्हें साइंस में जाना चाहिए, ठीक है? या तो ऐसा कभी रिजल्ट कुछ आया? आया है, बहुत तो सारे आपने लोग कैसे आया है। अभी एक स्टूडेंट था, मेरा एक क्लाइंट था, उसने वो 12th में आया था। Okay. जब भी वो 12th में था तभी आया था, और उसने ऑलरेडी साइंस ले लिया था। और क्योंकि उसका 10th में 98-99% आई थिंक था, तो ऑब्वियसली उसको साइंस ही लेना था, बट उसके साइंस आ ही नहीं रहा था उसका। अभी मेरे पास क्यों आए, क्योंकि वो कंफ्यूज थे, साइंस ले लिया, अगर साइंस में उसको आगे करना था, अगर विज़न क्लियर था तो शायद नहीं आते थे मेरे पास। बट उसका थोड़ा साइंस में 12th में आया, तभी वो लड़के का, उसकी मदर का ऐसा लगा कि शायद ये साइंस में आगे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि थोड़ा उनको स्ट्रेस लग रहा था मेरे क्लाइंट को। तो उनका जो आता था वो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा आता था। तो अभी मैं 12th के स्टार्टिंग में आए थे, तो 12th के स्टार्टिंग में मैं चेंज करने नहीं बोल सकती उनको, क्योंकि उनकी मोरल टूट जाती है। तो मैंने क्या बोला था कि 12th कंप्लीट करके फिर आप कॉमर्स में स्विच कर दो। अभी उसने कॉमर्स में तभी स्विच कर दिया था, और वो इकोनॉमिक्स कर रहा है आज। बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है। देयर आर मैनी पीपल्स, और जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप मुझे बताएं कि जो पेरेंट्स हैं
वो क्यों DMIT चूज़ करें अपने बच्चों के लिए? क्योंकि उनको ही भी नहीं पता है कि अगर मेरे बच्चे कौन सी फील्ड में जाए, कौन से, अगर छोटे हैं तो कौन से क्लास में मैं डालूँ जिससे वो मास्टर बन जाए। क्योंकि ये ऐसा है ना कि हम लोग अपने बारे में ही कुछ नहीं जानते, हमारे इनर टैलेंट हम नहीं जानते, इनबॉर्न टैलेंट नहीं जानते। अगर हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें पता चल जाए तो हम अच्छे का अपब्रिंगिंग भी अच्छा कर सकते हैं। अपब्रिंगिंग के लिए भी ये टेस्ट अच्छा है, और हम लोग जो करियर चूज़ कर रहे हैं वो करियर चूज़ के लिए भी ये टेस्ट बेस्ट है, ताकि हमें आगे बढ़ने का सक्सेस एक अच्छा मिले। मैं आपको एक सिचुएशन बोलता हूँ। अगर आपको मौका मिले कि एजुकेशन सिस्टम में ये DMIT एक कंपलसरी चीज़ें कर दें स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको क्या लगता है क्या चेंजेस आएंगे? तो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। एक्चुअली ना स्कूल और कॉलेज में ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, या बिकॉज इंडिया में सिर्फ एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन पे फोकस हुए। मैंने शार्क टैंक का भी एक एपिसोड देखा था जिसमें ना ऐसा हुआ था कि एक बहुत छोटा बच्चा था, कुछ 12-13 साल के थे, वो आए थे और अमन जो हैं उन्होंने क्या कहा था कि मैं चाहता हूँ, मैं आपको फंडिंग इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप जाइए और घर पे पढ़ाई कीजिए, स्कूल जाइए। हाँ राइट। उनको मोटिवेट करने के अलावा उन्होंने ये बोला कि मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं फंडिंग नहीं कर रहा हूँ कि आप घर जाइए और पढ़ाई कीजिए, यानी कीजिए। स्टडी पे फोकस। इन चाइना में ऐसा है कि जब वो स्टार्ट भी करते हैं तो वो लेबर में अगर कुछ चीज़ें बन रही हैं, अगर बिल्डिंग कैसे बनाते हैं या कुछ भी, वो सारी चीज़ें उनको सिखाया जाता है बचपन से। और उन्हें पैसे दिए जाते हैं स्कूल के टाइम पे कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं और एक दूसरे को कैसे दे सकते हैं। राइट, परफेक्ट। तो यही चीज़ है कि हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम लोग नहीं इतना फोकस करें। ज़्यादातर अभी तो बहुत सारे स्कूल में हो गया है, मगर वो फोकस नहीं हो रहा है, स्टडी पे ही फोकस हो रहा है। तो अभी ऐसा मैं चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा स्टडी में इतना अच्छा नहीं हो, जो एवरेज स्टूडेंट हो, तो मगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे हो और उनकी और भी अदर एक्टिविटीज़ है, जो टैलेंट है उसमें वो अच्छे हैं, तो फिर भी हम उसको सेम पोर्शन दिए जाते हैं। जो 98% वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट है, उनको भी यही पढ़ना है और 50% वाले को भी यही पढ़ना है। ठीक है, पोर्शन सेम रखो, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो आप चेंज कर सकते हो ना थ्रू DMIT। हम जिन बच्चों को ड्राइंग पसंद है उनको ड्राइंग का पोर्शन दे, जिन बच्चों को डांस अच्छा लगता है उनको डांस का पोर्शन दे, जिन बच्चों को टेक्निकल में अच्छा है, तो बचपन से हम क्यों वही फील्ड उनको ना दें। अगर वही फील्ड हम देते हैं तो भले वो स्टूडेंट इसमें स्टडी में अच्छा नहीं हो, मगर बाकी सब फील्ड में है, तो कहीं ना कहीं तो उसका पेशेंस है कि मैं अर्निंग कर सकूं। तो ये चीज़ है जो हमें चेंज करना चाहिए। आउट ऑफ में देखे जाते हैं ना, तो जो स्कूल और कॉलेज में ना सब कंपलसरी काउंसलर है, कंपलसरी साइकेट्रिस्ट बोले या काउंसलर बोले। तो जो बच्चे की स्टडी डाउन होती है या जिनको प्रॉब्लम होता है ना, वो सब बच्चे को कंपलसरी काउंसलर के पास जाना होता है कि, और वो जो काउंसलर क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन पूछ के उन्हीं से आंसर लेके सॉल्यूशन निकालते। क्वेश्चन भी पूछते वही, उन्हीं से आंसर लेते हैं और उन्हीं से सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर जो डिप्रेशन का जो पार्ट है ना, वो नहीं आता है, वो लोग वहाँ से ही बाहर आ जाते हैं। बट अगर इंडिया में देखे जाए ना, तो इंडिया में अपनी मेंटालिटी क्या है कि अगर मैं बोलूँ किसी को कि मैं काउंसलर के पास जा रही हूँ या साइकेट्रिस्ट के पास जा रही हूँ, तो क्या सोचेंगे आप? क्या सोचेंगे? मेंटली डिप्रेस है, हाँ, इसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम होगा, ऐसा सब सोचते। तो ये जो मेंटालिटी ना, वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम काउंसलर रखते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो इसमें ये गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम बच्चे को अच्छा पोर्शन दे सकते, अच्छा कोर्स दे सकते थ्रू DMIT। ओके, अगर मैं AI इंक्लूड करूं कि जो DMIT है, आने वाले समय में AI क्या उसको बीट कर सकता है, चेंज कर सकता है? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ना AI बेस हो गया है। अगर आप इंस्टाग्राम भी खोलेंगे, अपनी पूरी डिटेल्स डालिए, AI बता देगा कि आपका पूरा फ्यूचर क्या है। तो फिर तो AI फिंगरप्रिंट ले लेगा, वो स्कैन कर लेगा और जो हम काउंसलिंग में बताते हैं वो पूरा स्क्रीन पे बता देगा, और शायद दे कैन मेक वंडर्स। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, मगर अगर AI आएगा, अगर काउंसलर की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो सब लोग उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा, तो हो सकता है।
ये जो DMIT है हम इतनी बात कर रहे हैं, ये आया कहाँ से? ये इंडिया में खोज की गई है या फिर बाहर से? बाहर से ये साइंटिफिक बेस्ड है। और 1920s में डॉक्टर विलियम मार्स्टन जो स्टडी कर रहे थे ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन पर्सनालिटी के बारे में, जब उन्होंने रिसर्च किया तब उनको पता चला कि ह्यूमन बीइंग में अलग अलग 4 टाइप्स की पर्सनालिटीज़ हैं। ओके। और ये पर्सनालिटीज़ को समझने के लिए उन्होंने 4 बर्ड के साथ कनेक्ट किया, ईगल, आउल, पिकॉक और डव। ये 4 पर्सनालिटीज़ है ह्यूमन बीइंग में। ईगल आपने देखा होगा कैसा है, ईगल कैसे होते हैं, फोकस्ड, टारगेटेड। तो जो ईगल पर्सनालिटी वाले हैं ना, वो टारगेटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं। लाइक आउल पर्सनालिटीज वाले डिटेल सीकर, गुड इन डिटेलिंग, बहुत अच्छे से स्कैन कर सकते हैं। डव पर्सनालिटीज वाले पीपल ओरिएंटेड, डव ने आपने डव को देखा होगा सब एक साथ में, तो डव पर्सनालिटी वाले पीपल ओरिएंटेड। पिकॉक पर्सनालिटी वाले सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक्टर्स, फिर उनके टास्क छोटे छोटे रहते, चेंज होते जा रहे हैं। उसके बाद 1970s में डॉक्टर हार्लोड क्यूमिन्स, जो फादर ऑफ डर्मेटोग्लाइफिक्स के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने रिसर्च किया कि फिंगरप्रिंट से बॉडी मूवमेंट पता चलता है। तब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे लोगों का फिंगरप्रिंट ली। फिर जिन फिंगरप्रिंट से पता चला कि जिन का बॉडी मूवमेंट अच्छा है, हाई है बॉडी मूवमेंट, उन सबको ओलंपिक्स में खेलने भेजा। ओके। जिन को ओलंपिक्स में खेलने भेजा, उन सब को गोल्ड मेडल मिला। तो इस तरह से उन्होंने रिसर्च किया। उनके बाद डॉक्टर हावर्ड गार्नर, जो अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1983 में क्यूमिन्स के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया। फिर उसने रिसर्च किया कि फिंगरप्रिंट से सिर्फ बॉडी मूवमेंट पता चले ऐसा नहीं है, फिंगरप्रिंट से मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो पता चलती है। जो मैंने अभी आपको 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस बताया, वो पूरा रिसर्च डॉक्टर हावर्ड गार्नर ने किया। एट द सेम टाइम डॉक्टर रॉजर स्पेरी ब्रेन हेमिस्फीयर पे काम कर रहे थे। उन्होंने रिसर्च किया, डिस्कवर किया कि जो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस है, जो लोग लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, वो लोग लॉजिकल, एनालिटिकल, स्मार्ट वर्क वाले होते हैं। जो राइट ब्रेन डोमिनेंट है, वो इमोशनल, क्रिएटिव, हार्ड वर्क वाले होते हैं। तो ये सब पूरा साइंटिस्ट रिसर्च करके ये पूरा रिपोर्ट्स निकला है। इनके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो आप अपने बारे में शायद नहीं जानते हो, थ्रू DMIT आप जान सकते हो। कि जैसे कि लर्निंग स्टाइल, बच्चों की लर्निंग स्टाइल कैसी है, कौन सी लर्निंग स्टाइल से वो अच्छे से पढ़ाई कर सकेगा। क्वेश्चन आता है जो इमोशन क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, IQ लेवल, ये सब। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो करियर के सिलेक्शन, आप जब भी करियर के सिलेक्शन करते हो तब जो छोटी छोटी चीज़ जो हम देखते हैं वो भी इसमें पता चलती है। बच्चे का अपब्रिंगिंग कैसे करना है, उनका नेचर क्या है, वैसी बहुत सारी चीज़ है जो काउंसलिंग में हम बताते हैं। ओके। जैसे मैंने अभी नीलेश सर को क्वेश्चन पूछा, सक्सेस हर पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनके बच्चे कोई ना कोई मुकाम में पहुँच जाएं। हाँ, तो सक्सेस ये जो वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम DMIT से सक्सेस तक पहुंच सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। अगर DMIT के अकॉर्डिंग हम चले, उनकी जो रेमेडीज़ हम देते हैं, जिस तरह से हम प्लानिंग करने के लिए कहते हैं, उन अकॉर्डिंग चलते हैं तो सक्सेस तो होना ही है। ओके। ये जो DMIT है, ये जो टेस्ट होता है मैम, ये कितने टाइम का होता है? आप कितने टाइम में बता सकते हैं किसी को भी पूरा एक रिजल्ट? आफ्टर 2-5 डेज आफ्टर हम बता सकते हैं कि प्रिंट लेने के बाद 2-3 डेज 5 डेज के बाद हम ये पूरा रिपोर्ट्स आ जाता है। और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं आप? सॉरी, प्रोवाइडिंग मतलब हम बुक लेते 69 जैसे मैंने आपसे मांगा तो आपने PDF मुझे सेंड किया। हाँ, राइट, हाँ वही। और अगर किसी को इंडिया से बाहर या फिर कुछ करना है, जैसे आपसे कनेक्ट करवाएं, तो वो वहाँ से कर सकते हैं DMIT? नहीं, क्योंकि अभी ना एक्चुअली ऑनलाइन फिंगरप्रिंट्स आ गया था। जी। बहुत लोगों ने ये ट्राई भी किया था बट वो सक्सेस नहीं हुआ था। तो वो फिंगरप्रिंट कंपलसरी लेना ही ज़रूरी है। वो ऑनलाइन फिंगरप्रिंट्स सक्सेस नहीं हुआ था।
तो आप आना ही पड़ेगा फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए। अभी वो स्टेज नहीं आया है कि हम ऑनलाइन फिंगरप्रिंट्स लेके हम स्टडी कर सकें। और अगर ऑनलाइन आ भी रहा तो जैसे मेरी बात हुई थी आपसे कि वो सही से नहीं आता है ना। हाँ, सही से नहीं आता तो हमारा जो प्रेडिक्शन है, जो हमारा पैटर्न हम लोग जो एनालाइज करते हैं वो सही नहीं होगा, तो ये रिपोर्ट्स गलत होने का चांस ज़्यादा है। सो दैट्स वाई कि अगर हम लेते हैं फिंगरप्रिंट्स तो वो अच्छा रहता है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर कोई स्टूडेंट अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड है तो क्या वो ये कर सकता है DMIT? ऑफ कोर्स यस, जो स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है उनके लिए तो ये बेटर ही है, और जो कंफ्यूज नहीं है उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि हमारी इडन टैलेंट क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अगर हम स्ट्रेंथ है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है वो पता चल जाए तो हम कॉन्फिडेंट उन पे आगे बढ़ सकते हैं। Yeah. और वीकनेसेस है वो खबर पता चल जाए तो हम उसको ओवरकम करने का 100% ट्राई कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं, आई एम कंफ्यूज ना, दैट्स फाइन। ओके, एक गेम होता है हमारे पॉडकास्ट में जो रैपिड फायर का, उसमें ये रहेगा कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसको आपको फटाफट बताना। DMIT इन शॉर्ट। सेटिस्फेक्शन। ओके, वन वर्ड दैट डिफाइंस योर DMIT जर्नी। कमिटमेंट। अगर किसी एक फेमस पर्सनालिटी के DMIT टेस्ट कर सकते हैं तो वो कौन है? मुकेश अंबानी। आपको लगता है कि पेरेंट्स ने किया होगा? नहीं, किया नहीं होगा शायद, वो टाइम पे तो इतना था नहीं, बट मुझे जानना है कि मुकेश अंबानी के पास ऐसी कौन सी मैनेजमेंट स्किल है, कितनी है, वो मुझे जानना है कि वो इनबोर्न भी होता है इतना ना? अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इनबोर्न भी होता है ना? यस, इनबॉर्न टैलेंट ही है वो तो। आपने कभी ऐसा कुछ देखा है कि अगर बिजनेसमैन के हैं और बिजनेसमैन है वो और उनके बच्चे भी बिजनेस संभाल रहे हैं लेकिन उन्होंने बर्बाद कर दिया? हाँ, और- हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग प्रॉपर नहीं हुई। अगर एक बिजनेसमैन है, उनके बच्चे ऐसा 90% ऐसा होता है कि उनकी जो इनबॉर्न टैलेंट या। है वो बिजनेस वाली ही होती जी, है, जी, जी। जो जेनेटिकली भी आता है। मगर जो तरीके से उनको अपब्रिंगिंग हुआ है वो अपब्रिंगिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, इसकी वजह से वो ये स्टेज पे है। जैसे मैंने कहा पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, तो आप मुझे समझा सकते हैं अपब्रिंगिंग कैसे एक अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं? अपब्रिंगिंग ऐसा होता है ना कि हम अगर बच्चे को उनकी ड्रीम्स को पहचाने, उनकी फीलिंग्स को पहचाने। अभी जो बच्चे हैं ना वो जेनजी है, या तो जेनजी को नो डाउट जेनजी कंफ्यूज है, बट वो फेक नहीं है, वो रियल है। तो जेनजी को जितना हम स्ट्रिक्ट रहेंगे ना, जेनजी के साथ जितना स्ट्रिक्ट रहेंगे ना उतना वो रूल्स तोड़ेंगे। बट उनके साथ जितना अच्छे से बिहेव करेंगे, एज अ फ्रेंड बिहेव करेंगे, उनको एज अ बोलते हैं ना कि फ्रीडम थोड़ा देंगे तो वो अपने को मानेंगे। तो जेनजी को ना बहुत वो लोग ना, जेनजी क्या है कि दुनिया को क्या फ़र्क पड़ता नहीं है, दुनिया क्या सोचेगी, क्या कहेगी, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पेरेंट्स क्या सोच रहे, हमारे पेरेंट्स क्या हमें समझ रहे। बस वही पेरेंट्स को यही समझना है कि हम जेनजी को ऐसे, हमारे बच्चे को हम ऐसे अपब्रिंगिंग करें कि हमें जो चाहिए ना, हमें जो बनाना है ना वो बोलना है। क्योंकि इसमें ना जो हम बोलते हैं ना वो करते हैं, जो देखते हैं ना वो ही लोग करते हैं। तो बच्चे लोग को हमें क्या सुनाना है और क्या बनाना है वो ही बोलना है। बहुत सारे पेरेंट्स की इतनी कंप्लेंट्स होती है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा ये नहीं करता, तो पढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि आपकी मेंटालिटी क्या है, आप क्या सोच रहे हो कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। बट आप बोलेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू थोड़ा हार्डवर्क कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो बच्चा करेगा। तो ये जो पेरेंट्स है, जो अपब्रिंगिंग होनी चाहिए ना, तो बच्चे को समझ के, ना ही कि अपने ड्रीम्स उनके ऊपर थोप के कि मैं नहीं बन गई, मैं नहीं, अगर मेरा ड्रीम्स था कि मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, मैं नहीं बना तो मेरे बच्चे को भी डॉक्टर बनाना है, तो ये गलत हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर या DMIT? DMIT। क्यों? क्योंकि DMIT में इसीलिए हमारी क्योंकि ये प्रिडिक्ट नहीं होता, ये Predict- साइंटिफिक होता है, इसीलिए। इनर टैलेंट मुझे पता है तो मैं अपने भविष्य में खुद बना सकती हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपोर्ट्स?
हमारे DMIT में मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है, जो भी है, उसमें परसेंटेज देते हैं। बट ऐसा एक रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स में निकालूं तो उसमें एक दो रिपोर्ट्स ऐसा निकलता है कि जिसमें परसेंटेज नहीं है। जो पैटर्न है उसमें ऐसी पैटर्न है कि जिसमें परसेंटेज नहीं आता है, वो 0% है, यानी गॉड गिफ्टेड है वो। एक्सपेक्टर, हमारी लैंग्वेज में एक्सपेक्टर बोलते हैं। अगर ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है, उसमें किसी में भी एक्सपेक्टर आ सकता है। अगर हमें ये पता चले कि कौन सी इंटेलिजेंस में एक्सपेक्टर है, तो हम उनके ऊपर वर्क अच्छे से कर सकते हैं और सक्सेस रेशियो 1000 तक पहुंच सकता है। मेरा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस आया था, क्लाइंट था जी। जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 एक्सपेक्टर, यानी उनके एक ये है, जो एक्सपेक्टर होता है ना, उनको पेरेंट्स को पुश करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको पुश नहीं मिले और उनको सपोर्ट नहीं मिले तो ये एक्सपेक्टर 0 तक ही रहेगा, तो वो कुछ काम का नहीं है। मगर अगर पुश मिले, अगर उसको सपोर्ट मिले तो वो बहुत अच्छे से सक्सेस होते हैं। आज ये जो क्लाइंट है मेरे, वो जहाँ भी जाता है, जो भी फील्ड में जाता है ना, उसमें वो मास्टर है, सब मेडल लेके आता है, क्योंकि उसकी मदर ने बहुत पुश किया, उसको सपोर्ट किया। 5 एक्सपेक्टर, यानी हर बार उनकी मदर को भागना ही पड़ता है, ये क्लास में जा, वो क्लास में जा, क्योंकि उसके पास है कैपेसिटी, तो वो जाएगा। और जहाँ जहाँ जाता है, स्केटिंग में गया, ड्राइंग में गया, डांस में गया, रिलीजियस में, सब जगह पे वो आज फर्स्ट है, मास्टर है। वैशाली मैम, ये जो हमारे पूरे पॉडकास्ट में एक छोटा सा पार्ट होता है और ये लास्ट पार्ट है जहाँ पर आपको हमारे स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ गाइड करना है। अब जैसे सर ने, नीलेश सर ने अपनी वास्तु के हिसाब से बताया, अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताया, आप DMIT के हिसाब से पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को ड्रीम को पहचानें और उनकी फीलिंग्स को पहचानें, फिर अपब्रिंगिंग करें। ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने से बच्चा बिगड़ भी सकता है, जैसे आप सोचते हो वैसे ना बने, बट उनको समझ के, फ्रीडम देख के आप अगर उनके साथ बिहेव करेंगे तो बच्चे का अपब्रिंगिंग भी अच्छा हो सकता है। और मैं स्टूडेंट को बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया ज़रूरी है, बट डिसिप्लिन भी इतना ही ज़रूरी है। हम अगर अपनी स्किल पे काम करेंगे तो आप सक्सेस ही होंगे। थैंक यू सो मच। और देखते रहिए रीमेक न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।